लोग जो दौरे पे निकले उसमें 3 प्रकार के निवेदन हमने दिए। एक दिए जिला प्रशासन को, एक दिए सीएम साहब को द्वारा जिलाधिकारी, उनके जरिए वो टपाल जाएगा। हर जिले के लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं अपने अपने जिलों में। और एक लेटर जाएगा वो अल्पसंख्यक मंत्री को। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री को और इनको जो कहना है वो अभी आने वाले धरना आंदोलन में 2 दिन से हम लोग परसों आपको सभी बताएंगे, है ना, डिटेल में। लेकिन जिला लेवल पर जाके हमने जिला के जो अल्पसंख्यक अधिकारी थे उनको निवेदन दिए, जिलाधिकारी को दिए। उसमें 4 पॉइंट थे। एक पहला पॉइंट था कि अल्पसंख्यक कक्ष अगर हर जिले में खुला है तो उसका बैनर बोर्ड लगना चाहिए वहां पर। तो बोर्ड लगाने के लिए हमने गुजारिश की है और 25 जिले अभी हम लोग घूमे, उसमें 4 जगह पर बोर्ड लगे थे, बाकी जगह पर बोर्ड नहीं थे। अगर हमने उनको कहा है कि आप नहीं लगवाएंगे तो 1 महीने के बाद आके हम लगवाएंगे। ये पहला था। दूसरा था कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के विकास के लिए पंत प्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना हर जिले की जवाबदारी है, हर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। तो वो पूरा होने के लिए हर महीने को, हर 3 महीने को एक मीटिंग लेना पड़ती है, आढाव बैठक। तो वो मीटिंगें लेने के लिए हमने बोला है, जो आज तक नई मीटिंग होती थी। तीसरा मुद्दा हमने लिए कि अल्पसंख्यक हक दिन जो होता है हर साल 18 दिसंबर, वो अच्छी तरीके से मनाया जाए। अगर नहीं मनाए तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करने वाली है। उसका भी हमने उनको लेटर दिखाए है और उसके हम लोग कॉपीज दिए है। और एक जिला अल्पसंख्यक हक दिन मनाने की समिति भी अभी गठित हुई है, जिसमें 5 लोग ऑफिसर, बड़े टॉप ऑफिसर्स, कलेक्टर, एसपी, जेडपी का सीईओ, आरडीसी और जिला अल्पसंख्यक, ऐसी 5-6 लोगों की कमेटी भी बनी है। और अच्छे तरीके से मनाना है उनको। और नहीं मनाएंगे आप, और मनाने के बाद रिपोर्ट भी देना है सरकार को, नहीं दिए तो आपके कार्रवाई होने वाली, ये भी उनको हमने आगाज दिए। और हमने चौथी डिमांड जो की है कि हर जिले का जो बजट होता है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए 15% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसका भी जी आ रहा है, वो भी उनको पता नहीं था, वो भी हमने बताया। तो आने वाले दिनों में ये बदलाव जरूर हो जाएंगे। लेकिन माइनॉरिटी के एनजीओ जो है, यानी कि सामाजिक संस्था मुसलमानों के अंदर के, अल्पसंख्यकों के अंदर में, उसमें सिर्फ जैन कम्युनिटी के एनजीओ बड़े अच्छे लेवल पर सरकार का फायदा उठा रहे, कम्युनिटी को पहुंचा रहे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा पहुंचाने वाले एनजीओ ना के बराबर है। ये एनजीओ की बात होगी। और हम लोग महा माइनॉरिटी एनजीओ पर, हमारा तो भविष्य हम लोगों ने कामयाब करके दिखाया है। जो भी बातें हमने दी है कि चंद 4-5 साल की मेहनत में बहुत सारे हमने काम कामयाबी के दिखाए है। उसकी हमारी एक बुक भी है, उसमें हमने हमारी कामयाबी का कारगुजारी भी लिखे है। तो भविष्य तो बड़ा है। अगर एनजीओ वाले जो है, माइनॉरिटी के एनजीओ, ये महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम से जुड़कर काम करेंगे तो भविष्य, बहुत अच्छा भविष्य अल्पसंख्यकों का है। देखिए, मैं महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का कार्याध्यक्ष डॉक्टर असलम बारी हूँ। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है जाकिर शिकलगार साहब, इनके नेतृत्व में हम पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं। हम हर कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, नियोजन अधिकारी से मिलते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारी से मिलते हैं और वहां पे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। बात ऐसी है कि हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है, ये बात करती है कि हमने माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग योजनाएं लाई है, घोषणाएं की है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं है। चाहे आप अल्पसंख्यक मंत्रालय देखिए या आयोग देखिए, हज हाउस देखिए, अभी ये कक्ष बना है। औरंगाबाद के अंदर में आप देखेंगे तो आयुक्तालय बना है, लेकिन जिस तादाद में कर्मचारी होने चाहिए वो वहां पे नहीं है। प्रभार दिया गया है और वो प्रभार लेने वाले लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास में काम का बहुत ज्यादा है। तो हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जितनी भी जगह है माइनॉरिटी से संबंधित, वहां पे आप तत्काल कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट कीजिए। उसी प्रकार से लड़कियों की जो हॉस्टल सरकार ने खोले हैं, वहां पे भी प्रॉपर काम नहीं है, बच्चियों के प्रॉपर एडमिशन नहीं हुए, उसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो भी सही ढंग से नहीं हुआ, इसलिए बच्चियां वहां पे नहीं जा पाई। हमने ये भी प्रशासन के निदर्शन में लाके दिया कि आप भी उसका प्रचार प्रसार करो और जो सहूलतें बच्चों को मिल सकती है उसकी आप बात कीजिए। मौलाना आजाद महामंडल की हम लोग वहां पे भेंट दिए हैं, वहां पर बहुत कम कर्मचारी हैं, उन ऑफिसेस का अता पता लोगों को नहीं है, तो उसकी भी मालूमात पब्लिक को मिले, इसकी भी बात हम कर रहे हैं। हम अपने लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी, एनजीओ से भी कह रहे हैं कि अपने अपने मोहल्ले में ये बोर्ड लगाइए आप कि ये कहाँ पर है मौलाना आजाद महामंडल। वक्फ बोर्ड को भी हमने भेंट दी और सरकार के साथ साथ जो निवेदन हमने दिए हैं, वहां पे मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, नौकरी का हो, ऐसे मार्टी का हो, 15-16 मुद्दे जो है वो हम सरकार के सामने रखे हैं कि हमारा बजट बढ़े, हमारे बजट का पूरी तरह से खर्च हो, जो मॉब लिंचिंग होती है, जो अत्याचार होता है, उसके लिए अलग से कानून बने,
एट्रॉसिटी एक्ट के तहत हमारे समाज को भी प्रोटेक्शन मिला जाए, महिलाओं के विकास की बात हो, इस सारे मुद्दों को लेकर महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम काम कर रहा है। सरकार के सामने ये बातें हमने लाई है और हमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द सरकार इस पर ध्यान देगी और इसका निराकरण करेंगी। हमने अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से भी बहुत सी तकरार की है, शिकायतें की है और उन्होंने भी ये शिकायतें सरकार तक, मंत्रालय तक पहुंचाई है। उम्मीद ये है कि समाज का साथ हमको मिल रहा है। हर शहर में बड़ी तादाद में लोग हमसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं, हमारे साथ आकर निवेदन में सहभागी होते हैं और एक अवेयरनेस कैंपेन है, ये बढ़ रही है। बहुत बड़ा काम जाकिर साहब के नेतृत्व में हुआ है। अल्पसंख्यक आयुक्तालय हैदराबाद बना है, वहां पर औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी चीज है। पूरी प्रशासनिक यंत्रणा उस आयुक्तालय के माध्यम से चलने वाली है और छोटे गांव में या तहसील लेवल पर जो कक्ष बना है, अल्पसंख्यक कक्ष, वहां पर हर जिले का आदमी अपनी बात रखने वाला है। तो एक यंत्रणा बनी है, समाज इसका पूरी तरह से उपयोग करे तो आने वाले वक्त में निश्चित रूप से सकारात्मक फल हमें मिलेंगे, यही उम्मीद है। देखिए, सबसे टॉप लेवल पे जो प्रशासन होता है या सरकार होती है, वो नीतियां बनाती है और घोषणा कर देती है, लेकिन उन चीजों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए तहसील ऑफिस, कार्यालय, एनजीओ, समाज, इस सब का योगदान होता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जमीनी लेवल पर चाहे वो हमारे एनजीओ हो या प्रशासन की यंत्रणा हो, वो ताकत के साथ प्रचार प्रसार नहीं करती है। और दूसरे भी आगे बढ़कर बात ऐसी है कि अगर हम समाज के एंगल से देखें तो जो समाज सेवी है बहुत सारे या एनजीओस कहिए आप उनको, वे सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं। हर एक को लगता है भाई मेरे मतलब का है तो मैं काम करूंगा, मुझे कुछ फायदा मिल रहा है तो मैं उसकी बात करूंगा। ये जो मतलब परस्ती है, ये बहुत बड़े पैमाने पर आ गई है और इसके कारण जो मालूमात है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात ये कहेंगे कि आज की हालत ये है कि एक आदमी अपने पड़ोसी को भी बताता नहीं कि ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। जो स्कूल कॉलेज है, जो इदारे हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका फर्ज है कि उन बच्चों को सारी मालूमात दे। और शासन प्रशासन का भी काम है कि आप जैसे अदर समाज के लिए बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार करते हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में भी, मुस्लिम एरियाज में भी, माइनॉरिटीज एरिया में भी ऐसे ही प्रचार प्रसार होने चाहिए और एनजीओ को साथ में लेना चाहिए। तभी ये प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा और योजनाएं जो है उस कॉमन जनता तक जाएगी। तो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की जरूरत है, वो समाज के एंगल से भी चाहिए और प्रशासनिक यंत्रणा के रूप से जो दिले मन से, खुले दिल से काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं, उनकी भी मदद चाहिए। अगर दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से योजनाएं समाज तक जाएगी और समाज का फायदा भी होगा। बारिश सर ने, जाकिर सर ने जो लाया है प्रोग्राम, इनका जो 15 सूत्रीय प्रोग्राम है, ऐसे 15 सूत्रीय प्रोग्राम पर अभी तक कोई संस्था काम नहीं कर रही है। सब अपने अपने एक एक मकसद लेके चल रहे हैं। किसी ने संस्था बनाया है तो वो संदन निकाल रहा है, किसी ने संस्था बनाया है तो वो कवायदी रख रहा है। कौम में जो बेसिक लेवल के काम वो नहीं हो पा रहे हैं। संस्थाएं बहुत सारी है, ऑडिट भी हो रहे हैं उनके, समझे, चंदे हो रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं। साल के जो दो चार प्रोग्राम हो रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, संस्था यहाँ तक सीमित हो गई है। सर के मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे कि जो इन्होंने 15 सूत्रीय प्रोग्राम रखा है और जब ये आगे बढ़ाएंगे तो कौम में ऐसे होनहार लोग हैं हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ये प्रोग्राम को आगे डेवलप करेंगे तो उसको संभालने वाले एक एक ऐसे फाउंडर मिलेंगे जिसको एक एक कंपनी का सीईओ बोल सकते हैं हम। ऐसे ऐसे कलाकार है हमारे यहाँ, ऐसे होनहार लोग हैं। अब ये मिशन निकला है तो हमने सबने उनको मिलकर साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो इनके 15 सूत्रीय प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। जो हम लोग सीमित दायरे में बैठे हुए थे अपने शहर में और कोई अप्रोच नहीं था, ऐसे वक्त में जाकिर शिकलगर साहब जो है ये एमएमएनएफ का मैसेज लेकर हमारे पास में आए और जब उन्होंने इस चीज को हमारे सामने रखा कि किस तरीके से इसको कौम को हमारे फायदा पहुंचेगा, तो हमने आपके साथ जुड़ने में एक लम्हा भी नहीं गवाया और हमने फौरन लब्बैक कहा और हम उनके साथ जुड़ गए। इस तरीके से ये 4 साल पहले का ये है वाकया है। उसके बाद से हम मुसलसल आपके साथ में जुड़े हुए हैं और कौम की भलाई है इसमें। कौम को जो नहीं मालूम थी वो चीज़ें मालूम हो रही है और मोटे मोटे तौर पर एमएमएनएफ जो है ये एक अम्ब्रेला जमात है उन सब छोटी बड़ी कमेटियों की, उन छोटी बड़ी जमातों की जो फलाही कामों में लगे हुए हैं, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हो और छोटी बड़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कोई फलाही काम में लगे हैं, वो सारी चीज की एक अम्ब्रेला जमात जो है वो एमएमएनएफ है।
मेरा सवाल है कि जैसे जाकिर साहब ने एक सवाल किया है या बोला है, वही मेरा है कि हमारे यहाँ इतनी सारी मस्जिद है, तो क्यों ना मस्जिद को एक कौम की फलाह के लिए उसका अच्छे से यूज हो सके, इस्तेमाल किया जा सके। नमाज तो होती है मस्जिद में, बेशक होनी भी चाहिए, उसी के लिए है मस्जिद। साथ ही कौम की खिदमत के लिए भी मस्जिद का यूज किया गया है, और इसका सबूत जैसे कुरान शरीफ में भी आया है। कुरान शरीफ में आया, सर ने भी बताया कि मस्जिद नबी जी, उसी जी। ताल्लुक से बनी थी। जी। अब इस वक्त क्या कहेंगे आपके कौम को अपने जो इदारे है, मस्जिद है, मदरसे है, इनको किस तरह से यूज करना चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। सर देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखेंगे तो मस्जिद नबी एक सिर्फ नमाज पढ़ने का पर्पज से नहीं बनाया गया था। वहाँ पे बिजनेस प्लानिंग्स भी होती थी, जंग की प्लानिंग्स भी होती थी और प्रॉपर हुजरे के अंदर नमाज के वक्त के अलावा सारा डिस्कशन होता था। इट्स अबाउट एवरीथिंग, ट्रेनिंग से लेकर वहाँ पे वॉर प्लानिंग्स भी होती थी। तो अगर हमको स्ट्रेटेजिकली समझाया गया है पहले से कि मस्जिदों का इस्तेमाल ऐसे हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो तो जो सारी की सारी सवाने हयात है वो प्रैक्टिकलिटी है हर एक चीज की। तो अभी हमने जो एक मस्जिदों का गलत इस्तेमाल कहना चाहिए, गलत तो नहीं कहूंगा मैं, मस्जिदों को सही तरीके से फुल पोटेंशियल में नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो यही है। सर मैंने यहीं पे कुछ दिनों पहले मेरी एक कम्युनिटी से बात हुई थी, तो उनका कह रहा था कि सर हमारे पास ना काफी बड़ा इलाका है खाली, तो आप सजेस्ट कीजिए। तो मैंने लाइब्रेरी, जाकिर साहब का जो प्रोग्राम है वो इसलिए मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा सिमिलर है और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो सर मेरा यही था कि मस्जिद नबवी में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम नया कुछ नहीं कर रहे। और हमने क्या किया, और सर देखिए बड़े शहर जहाँ पर है, जैसे हम लोग नागपुर या मुंबई जैसे शहरों में, तो स्पेस मिलना अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी मस्जिदों में तो है, तो 5 वक्त के अलावा जो नमाज के अलावा जो वक्त बचता है, तो वो हम सारे के सारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि इट्स नॉट अबाउट हमको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मतिल मतलब रहमतुल आलमीन बोला गया है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बोला गया है। तो इट्स अबाउट कम्युनिटी, एवरी कम्युनिटी। तो हम मस्जिद में रह के हम वो प्रूफ कर सकते हैं कि हम सारी की सारी जो कम्युनिटीज है उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बना सकते हैं, लाइब्रेरीज बना सकते हैं और इतने सारे स्पेयर। और मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूंगा। मैं एक बार एक कम्युनिटी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो सर ये वजू खाना है अपना, और इस पे अपन ने 14 लाख रुपए खर्चा किया है। मार्बल बताया मेरे को, उन्होंने नल बताया, लाइट्स बताया। सर अगर 14 लाख रुपए आप वजू खाने के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसका आधा ही बजट पकड़िए, 7 लाख रुपए। उसमें एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन जाएगी या एक ऐसा रूम बन जाएगा जहां से आप बच्चों को जनरेशनल वैल्यू दे सकते हैं। वजू खाने से, वजू कर से ही सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जिससे जनरेशनल वैल्यू मिले, तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको समझना है। जाकिर साहब ने वही पॉइंट को उठाया, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। दिस इज, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। कैसा लगा सर आपको जाकिर सर का प्रोग्राम और बाली सर का प्रोग्राम, और साथ में जो टीम बनी है उसका ये जो अहद है कौम को और आगे ले जाना और बच्चों को पढ़ाई करवाना, एजुकेट कराना या मालूमात करवाना, कैसा लगा ये प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें याद किया और हमें यहाँ बुलाया। और जिस तरह से जाकिर भाई ने और असलम भाई ने जो बात कही, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट नहीं होता, हमारी तरक्की नहीं होती। और कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट से ही हम लोग एक मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार होते हैं। अगर हमारी कम्युनिटी तरक्की कर रही है तो इसका मतलब नहीं कि मुल्क कम्युनिटी तरक्की कर रही है, बल्कि हम मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार हैं। और इस्लाम का फरमान भी यही है कि आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो। तो वफादारी का मतलब सिर्फ वफादारी एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि उसमें एक पैगाम है कि हम किस तरह से तिजारती तौर पर, एजुकेशनली, मेडिकली, हर तरह से किस तरह से अपनी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करके मुल्क की तरक्की में हम लोग अपना भागीदार हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से कि ये जो महामारी एनजीओ फोरम में के ज़रिए जो एक हमारी कौम को जो एक आगे ले जा रहे हैं, तो यकीनन ये एक कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट है
न सिर्फ कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट है बल्कि ये देश की तरक्की के लिए भी एक बहुत उम्दा एक आगे कदम है कि आज महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जाकिर शिकलगर साहब, असलम बारी साहब, फ़हीम कुरैशी साहब और वहीद पटेल साहब, यूसुफ भाई और रफ़ीक पटेल साहब, इन लोगों के गाइडेंस के अंदर में आज माशाल्लाह जो है इतना ज़्यादा जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और माइनॉरिटी के ऑफिस के अंदर में जहाँ सुनवाई नहीं होती थी, मैं खुद भी गया हूँ, खुद भी देखा हूँ, आज वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं अल्पसंख्यक विभाग के। तो एक ज़माना था कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि माइनॉरिटी का ऑफिस कहाँ है, लोग जाते ही नहीं थे। कभी कोई चला गया यूसुफ भाई, वो बोलते थे, "अरे, कैसे क्या आ गए यहाँ पे आप लोग?" आज सुनवाई हो रही है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है माशाल्लाह जो है। और ये बहुत बड़ी जंग से नहीं, कुछ वक्त की मेहनत से, आज कुछ साल की मेहनत से ये आया है। तो अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे और पूरी कम्युनिटी मिलकर अगर इनको इनकी हौसला अफजाई करेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों के अंदर में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह। तो हमको जो है सब मिलके एक होना है और एक होके ऐसी तंजीम को पूरे सब फोर्स के साथ में सपोर्ट करना है। अभी इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, एक मेरे नजर में बहुत बड़ा जिहाद किया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में दौरा करना। आज हम उनके एक दो शहर में चले गए, 2-4 दिन चले गए तो घर से फोन आते, अरे एक 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कारोबार याद आता, बीवी बच्चे याद आते। लेकिन अब मुस्तकिल ये 35-40 दिन से बाहर है और पूरे महाराष्ट्र के दौरा कर रहे। क्यों? अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं कि मेरा कारोबार है या मेरा पर्सनल कोई जाती फायदा है, नहीं, बल्कि ये कौम के लिए दौड़ रहे हैं, कौम के लिए। आज इनको कोई यानी रिटर्न में कोई उम्मीद नहीं है कि भाई मेरे को पैसा मिलेगा। ये इनको ये है कि भाई जब तक कि हम जिंदा है, हम कौम के लिए ऐसे काम करके चले जाए कि आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत बेनिफिट रहे। वो एक निस्वार्थ भावना जो है इनके अंदर है, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। और ऐसा मुझे पर्सनल देखा, ऐसा कोई संगठन, ऐसे कोई लोग नजर में नहीं आए। ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए बहुत नेक लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन पे भरोसा करके अपने को इनके गाइडेंस में काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक एक और जो मिशन काम कर रहे हैं, ये एक अम्ब्रेला एनजीओ है, ये महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एक अम्ब्रेला एनजीओ है। इसके छतरी के नीचे हजारों एनजीओ आ रही है। आज हमारी जैसी छोटी एनजीओ एजल फाउंडेशन सर के गाइडेंस में, इन लोगों के गाइडेंस में आज माशाल्लाह वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें पूछ पूछ के हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में जो अल्पसंख्यक जितनी एनजीओज है, जितनी संस्था है, जितने मदरसे है, जितनी मस्जिदें हैं, वो सबको आना चाहिए और ऐसे ज्ञानी लोगों से गाइडेंस लेके हमको काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसके लिए पूरी मां माइनॉरिटी टीम का तहे दिल से आभारी हूँ।